गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है भारतीय संसद का परिचय। भारतीय संसद का परिचय आरंभ करने से पहले हम कुछ शब्द हैं जो इस टॉपिक से रिलेटेड हैं उनके बारे में उनकी शब्दावली देख लेते हैं। एक है सरकार। सरकार से आमतौर पर हम कार्यपालिका का अर्थ लेते हैं। आम नागरिक सरकार कार्यपालिका के लिए सरकार शब्द का प्रयोग करता है। वास्तव में सरकार का अर्थ है व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। 3 अंगों से मिलकर बनती है सरकार। व्यवस्थापिका का उद्देश्य कार्य है कानूनों का निर्माण करना। कार्यपालिका व्यवस्थापिका द्वारा बनाए गए कानूनों को लागू करना और न्यायपालिका कार्यपालिका और व्यवस्थापिका द्वारा किए गए कार्यों की जांच करता है। तो ये हो गया सरकार। उसका जो एक अंग है व्यवस्थापिका, उसे विभिन्न देशों में भिन्न भिन्न नामों से जाना जाता है। जैसे कि ब्रिटेन के अंदर उसे पार्लियामेंट कहते हैं, अमेरिका में विधायिका और व्यवस्थापिका के लिए कांग्रेस शब्द प्रयोग किया जाता है, जापान में डाइट कहा जाता है और हमारे देश में उसके लिए संसद कहा जाता है। भारत में संघ विधायिका को संसद कहा जाता है। अब संघ शब्द का देख लेते हैं। संघ शब्द है उसका वो एक सरकार का रूप है। सरकार के विभिन्न रूप हैं। शक्तियों के बंटवारे को लेकर, शक्तियों के विभाजन के आधार पर जो शासन व्यवस्था आधारित होती है उसे संघात्मक और एकात्मक 2 भागों में बांटा जाता है। संघात्मक व्यवस्था में एक संप्रभु के अधीन 2 स्तर की सरकारें होती हैं, केंद्र और स्थानीय। केंद्र सरकार और स्थानीय सरकार दोनों अपने अपने क्षेत्र में स्वतंत्र होती हैं। संविधान के द्वारा उनके अधिकार और वो निश्चित किए होते हैं। तो जो संघीय सरकार है उसके संसद कहा जाता है भारत में, और राज्य सरकार के लिए विधानमंडल शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो अब हम हमारे संविधान में देख लेते हैं संसद का कहाँ वर्णन है। संविधान के भाग 5 के अध्याय 2 में अनुच्छेद 79 से 122 में संसद का उल्लेख है। किसी भी चीज़ का अध्ययन करने से पहले उसकी हिस्ट्री ज़रूर हमें पता होनी चाहिए कि उसका अतीत कैसे था। तो ये जो लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं ये हमारे लिए कोई नई नहीं है, हमारे देश का एक गौरवपूर्ण इतिहास रहा है। तो जो लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं उसके अवशेष हमें ऋग्वेद में मिलते हैं। ऋग्वेद में भी सभा और समिति नाम की 2 संस्थाएं थी। सभा है उसका स्वरूप काफ़ी हद तक राज्य सभा से मिलता था, उसमें विशिष्ट लोगों को प्रतिनिधित्व दिया जाता था। और समिति है वो लोकसभा के समकक्ष थी। और उसके अलावा ऋग्वेद के अलावा ऐत्र है ब्राह्मण, कौटिल्य के अर्थशास्त्र, अशोक के शिलालेख आदि में हमें स्वशासी संस्थाओं के अवशेष मिलते हैं। और फिर हम ब्रिटिश काल में देखें तो 1833 से ही संसद के संबंध में कुछ उपबंध होने लगे। और द्विसदनात्मक अगर हम व्यवस्थापिका की बात करें तो उसके लिए 1918 मोंटेस्क्यू चेम्सफोर्ड प्रतिवेदन में सर्वप्रथम प्रयास किया गया। भारत सरकार अधिनियम 1919 के अंदर केंद्र के लिए द्विसदनात्मक व्यवस्था आरंभ की गई, जो कि 1921 में लागू हुआ भारत में। अगर लागू होने की बात पर प्रश्न आए भी द्विसदनात्मक व्यवस्था सर्वप्रथम कब लागू हुई तो 1921 आएगा। उसके बाद 1935 भारतीय शासन अधिनियम 1935 में राज्य स्तर पर, प्रांतीय स्तर पर भी द्विसदनात्मक व्यवस्था की गई। और 1919 और 35 दोनों ही 2 साल बाद लागू हुए हैं, आपको याद रखने के लिए बता रही हूँ। तो 35 में बना है तो 37 के अंदर लागू हुआ। और जो हमारी संसद को हम देखें तो जो हमारी संविधान सभा थी जो 9 दिसंबर 1946 को गठित की गई, वह हमारी अंतरिम संसद के रूप में उसने 19 नवंबर 1947 से कार्य करना आरंभ किया। जो संविधान सभा है उसके 2 कार्य हो गए। एक संविधान का निर्माण करना। जब संविधान सभा संविधान का निर्माण करती थी तो उस समय अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करते थे, और जब वो संसद के रूप में कार्य करती थी तो जीवी मावलंकर उसकी अध्यक्षता किया करते थे। और जो हमारी
जो हमारी अंतरिम संसद थी वह एक सदनीय थी और उसने 1952 तक कार्य किया। अब ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं अभी कब से किया, तो 17 नवंबर 1947 से लेकर 13 मई 1952 तक हमारी संविधान सभा ने अंतरिम संसद के रूप में कार्य किया है। और इसमें एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अंतरिम जो संसद थी उसने कौन कौन से इम्पोर्टेंट कार्य किए। तो उसके अंदर हम इम्पोर्टेंट कार्य जो अंतरिम संसद के द्वारा हमारे किए गए थे उनको देख लेते हैं। अंतरिम संसद ने जो 24 नवंबर 1950 को राष्ट्रपति का चुनाव हुआ था, जो राष्ट्रपति को मनोनीत किया गया था, वो हमारी अंतरिम संसद के द्वारा ही किया गया, राजेंद्र प्रसाद जी को। और जो जनप्रतिनिधि अधिनियम है वो भी 1950 और 1951 है, हमारी अंतरिम संसद के द्वारा बनाए गए हैं। और जो 1951 का पहला संविधान संशोधन है वह भी अंतरिम संसद के द्वारा ही किया गया। तो ये पहला संविधान संशोधन मोस्ट इम्पोर्टेंट है। पहला संविधान संशोधन किसने किया? हमारी संसद ने, अंतरिम संसद ने, तो वो आ जाएगा। अभी हमने हमारी संसद गौरवशाली इतिहास की संसद की थोड़ी हिस्ट्री देख ली। अब हम देखते हैं कि अनुच्छेद जो 79 है वो क्या कहता है। 79 कहता है कि भारत में एक संसद होगी जिसके प्रमुख रूप से तीन अंग होंगे। पहला राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। ये उन्होंने संसद के 3 अंग बताए हैं। अब हम राष्ट्रपति को देखते हैं कि राष्ट्रपति का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 52 में किया गया है। राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग है क्योंकि राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद ही कोई विधेयक है वो अधिनियम बनता है। राष्ट्रपति को संसद के दोनों सदनों का सत्र बुलाने, सत्र अवसान करने का अधिकार है। दोनों सदनों का संयुक्त अभिभाषण में दोनों सदनों में अभिभाषण देते हैं। और राष्ट्रपति लोकसभा को भंग भी कर सकते हैं। तो इस तरह राष्ट्रपति है वो संसद के अभिन्न अंग हैं और उनके हस्ताक्षर से ही कोई विधेयक है वो कानून बनता है। अब हम देखते हैं संसद का गठन। अनुच्छेद 80 के अंदर राज्यसभा की जो वर्णन मिलता है। राज्यसभा को उच्च सदन, विशिष्ट सदन और द्वितीय सदन भी कहा जाता है। उच्च सदन इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें विशिष्ट व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व है। और हम लोकसभा के साथ तुलना करके देखें तो इसके अंदर जो मेंबर हैं वो एज में भी उनसे सीनियर होते हैं, इसलिए विशिष्ट सदन हो गया। द्वितीय सदन इसलिए है कि कुछ प्रस्ताव ऐसे हैं जो राज्यसभा में बाद में रखे जाते हैं। राज्यसभा को कुछ मुद्दों पर कम महत्व है, इसलिए द्वितीय सदन हो गया। जो हमारी राज्यसभा है उसका गठन 3 अप्रैल 1952 को हो गया था और इसकी पहली बैठक है वो 13 मई 1952 को हुई। और राज्यसभा को आरंभ में काउंसिल ऑफ स्टेट कहा जाता था। 23 अगस्त 1954 को राज्यसभा के सभापति, 54 के अंदर सभापति डॉक्टर राधाकृष्णन थे, उन्होंने इसका नाम परिवर्तन करके स्टेट ऑफ काउंसिल से राज्यसभा कर दिया। और लोकसभा के बारे में देखें तो 17 अप्रैल 1952 को लोकसभा का भी गठन हो गया। इलेक्शन है लोकसभा के लिए, वो अक्टूबर 51 में शुरू हुए और फरवरी 52 में इलेक्शन कंप्लीट हुए। और लोकसभा की पहली बैठक है वो 23 मई 1952 को हुई। लोकसभा को जनता का सदन, क्योंकि यह जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित प्रतिनिधियों का सदन है, इसलिए जनता का सदन। निम्न सदन इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये एज में उससे कम है, आयु 25 वर्ष ही है और इसलिए निम्न सदन है। और प्रथम सदन, कुछ विधेयक हैं वो पहले लोकसभा में ही रखे जाते हैं, इसलिए पहला सदन है, इसको विशेष प्राथमिकता दी जाती है। अब हम इसकी सदस्य संख्या देख लेते हैं। संसद के जैसा कि 79 अनुच्छेद कहता है कि 3 अंग हैं, राष्ट्रपति,
राज्यसभा और लोकसभा। राज्यसभा का उल्लेख अनुच्छेद 80 में है। तो इसकी जो सदस्य संख्या है वो अधिकतम है, वो 250 है। 250 में से 238 सदस्य हैं वो राज्य व संघ राज्य क्षेत्रों से हैं और 12 सदस्य मनोनीत हैं। वर्तमान की सदस्य संख्या की बात की जाए तो 245 है। इसमें से 12 सदस्य मनोनीत हैं और 233 सदस्य राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों से हैं। इसको थोड़ा और डिटेल से देख लें तो जो 233 सदस्य मैंने सामूहिक बताए, उसमें से 8 मेंबर हैं वो संघ शासित प्रदेशों से हैं। 4 सदस्य जम्मू कश्मीर से आएंगे, 3 दिल्ली से और 1 पौंडीचेरी से। और 225 मेंबर हैं वो राज्य परिषद से आएंगे। राज्यसभा के जो सदस्य हैं उनकी जो मतलब राज्यों की सीट आवंटन है वो चौथी अनुसूची में उसका वर्णन किया गया है। वे किस राज्य को कितना प्रतिनिधित्व होगा इसका निर्धारण संविधान की चौथी अनुसूची के अंदर किया गया है। और हमारे राज्यसभा में सदस्यों का जो निर्धारण है, जो सदस्य राज्यों को सीटों का निर्धारण है, वो जनसंख्या के आधार पर है। हमारे अमेरिका की भांति समान प्रतिनिधित्व को नहीं अपनाया गया। अमेरिका में सीनेट में सभी राज्यों से 2-2 प्रतिनिधि आते हैं। हमारे यहाँ पे जनसंख्या के बेस पे है, इसीलिए जैसे हम देखें तो यूपी से 31 हैं, राजस्थान से 10 हैं और 3 स्टेट सिक्किम, नागालैंड और मिज़ोरम से 1-1 प्रतिनिधि हैं। अब हम राज्यसभा कंप्लीट हो, अब हम लोकसभा के बारे में देखते हैं। लोकसभा में 31वें संविधान संशोधन के द्वारा जो सदस्य संख्या निर्धारित की गई वो 552 थी अधिकतम, और 104वां संविधान संशोधन जो 25 जनवरी 2020 से प्रभावी हुआ है, अब सदस्य संख्या 550 है। उसमें 550 सदस्य अधिकतम हैं हमारी लोकसभा के और वर्तमान में 543 हैं। पहले अभी 104वां संविधान संशोधन बता दूं, इसमें आंग्ल भारतीय जो थे उन अनुच्छेद 331 के अंदर आंग्ल भारतीयों के लिए 2 सीटें आरक्षित थी, जो 10 वर्ष के लिए मूल संविधान में व्यवस्था की गई थी अनुच्छेद 331 के अंतर्गत, जिसे हम पिछले 70 सालों से हर 10 साल बाद बढ़ा रहे थे। 104वें संविधान संशोधन के दौरान इसे बढ़ाया नहीं गया है, तो अब हमारे 543 सीटें हो गई हैं। 543 के अंदर सीटों में हमारे 530 सदस्य संघ राज्य क्षेत्रों से हैं, जो राज्य हैं उनसे हैं, और जो 13 हैं वो केंद्र शासित प्रदेशों से थे। ये 104 से पहले की कंडीशन है। और 104वां संविधान संशोधन होने के बाद वर्तमान में बात करें तो राज्यों का प्रतिनिधित्व 524 है और संघ राज्य क्षेत्रों का 19 सीटें हैं वो निर्धारित की गई हैं। तो ये हमारे सीटों का निर्धारण है। लोकसभा में जो सीटों का निर्धारण है उसके लिए जनप्रतिनिधि अधिनियम में कहा गया है कि लोकसभा के लिए जो सीटों का निर्धारण है वो परिसीमन आयोग के द्वारा किया जाता है। प्रत्येक जनगणना के पश्चात जब स्पष्ट आंकड़े आ जाते हैं, परिसीमन आयोग का गठन किया जाता है, उसी के द्वारा लोकसभा की सीटों का निर्धारण किया जाता है। लोकसभा में सीटों का निर्धारण जनसंख्या के आधार पर किया जाता है। जनसंख्या के अनुपात में राज्यों को सीटें दी जाती हैं और जो इसमें क्षेत्रों का निर्धारण है वो भूभागीय या प्रादेशिक प्रतिनिधित्व के आधार पर किया जाता है। अब तक हमारे देश में 4 परिसीमन आयोगों का गठन गठित हो चुके हैं। 1952 पहला परिसीमन आयोग, फिर 62, 72 और 2002 के द्वारा सीटों का निर्धारण किया गया है। लोकसभा की जो 552 सीटें थी 31वें संविधान संशोधन के द्वारा निर्धारित की गई और इसको 84वें संविधान संशोधन 2001 के द्वारा 2026 तक स्थिर कर दिया गया।
और जैसा कि मैंने बताया भी, हर जनसंख्या के बाद परिसीमन होता है। तो जो 2002 में परिसीमन हुआ और तब भी सीटें बढ़ी नहीं हैं। इसके लिए हमारे 87वां संविधान संशोधन 2003 में हुआ था, जिसमें 2001 की जनगणना के आधार पर परिसीमन किया गया, पर राज्य की सीटों का जो आवंटन है वो स्थिर ही रखा गया। आरक्षण की बात करें हम, तो राज्यसभा में आरक्षण नहीं है, ध्यान दीजिएगा। राज्यसभा में किसी प्रकार का आरक्षण नहीं है। और लोकसभा के अंदर आरक्षण है वो 10 वर्ष के लिए मूल संविधान में दिया गया था, और उसे हम हर 10 साल बाद आगे बढ़ा देते हैं। अभी 104वें संविधान संशोधन के द्वारा इसे 2030 तक कर दिया गया है। तो इस आरक्षण में SC की 84 सीटें हैं और ST की 47 सीटें हैं, वो निर्धारित की गई हैं। ये हमने अभी तक आरक्षण देख लिया। अब हम देखते हैं कार्यकाल और दोनों सदनों की अवधि। पहले राज्यसभा अनुच्छेद 83 में दोनों सदनों के कार्यकाल की बात की गई है। राज्यसभा जो कि एक स्थायी सदन है, यहाँ आपको ध्यान रखना है कि स्थायी सदन एकमात्र राज्यसभा है, विधान परिषद स्थायी सदन नहीं है, क्योंकि अनुच्छेद 69 के अंदर विधान परिषद की स्थापना और उसकी समाप्ति के संबंध में उल्लेख है। जो चीज़ समाप्त होती है वह स्थायी नहीं होती। और स्थायी सदन आएगा तो आपको सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा को ही चुनना है, ये आप ध्यान रखिएगा। और राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल है, उसके लिए हमारी संविधान सभा ने संसद के ऊपर छोड़ा था कि संसद उसकी रीति निश्चित करे। तो इसके अंदर जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 की धारा 154(1) सब पार्ट 1 के अंदर उसका कार्यकाल है वो निश्चित किया गया। इसमें उसके कार्यकाल के संबंध में ये निश्चित किया गया कि हर 2 वर्ष बाद 1/3 सदस्य हैं वो सेवानिवृत्त होंगे। तो कुल कार्यकाल है वो 6 वर्ष डिसाइड किया गया। अब सेवानिवृत्त कैसे करें, क्या हो, ये संसद ने भी आगे राष्ट्रपति पे छोड़ दिया। अभी राष्ट्रपति जो डिसाइड करेंगे कि पहले कौन होगा। तो फिर राष्ट्रपति उस समय राजेंद्र प्रसाद जी थे, उन्होंने और चुनाव आयोग ने मिलकर 29 नवंबर 1952 को चुनाव आयोग में लॉटरी निकाली। उन्होंने जो उस समय पहली राज्यसभा में 216 सीटें थी, तो उसके 3 ग्रुप बना लिए। तो पहली लॉटरी निकाली जो 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त होंगे। तो उसके अंदर जो सदस्य पहले ग्रुप में आ गए उनको 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त कर दिया। फिर जो दूसरा ग्रुप था वो 1956 में सेवानिवृत्त हुआ और फिर 58 में फिर ये कंटिन्यू पैरेलल चलता रहा। तो अगर क्वेश्चन ये आए कि राज्यसभा का कार्यकाल कितना है, तो उत्तर स्थायी सदन होगा। राज्यसभा का कार्यकाल नहीं है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल है 6 वर्ष। ये आपको ध्यान रखना है। लॉटरी सिस्टम से है। 29 नवंबर 1952 को चुनाव आयोग और राष्ट्रपति ने संयुक्त रूप से इस चीज़ का निर्धारण किया। लोकसभा का कार्यकाल है वो 5 वर्ष होता है। पहली बैठक से 5 वर्ष तक, 5 वर्ष बाद वो समय ही विघटित हो जाएगी, या राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के परामर्श से समय से पहले भी भंग कर सकता है। अनुच्छेद 352 के अंतर्गत अगर आपात लगा है तो लोकसभा के कार्यकाल को 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है, और आपातकाल का जो प्रभाव है वो 6 माह तक रहेगा, 6 माह से अधिक नहीं होगा। तो ये हमने लोकसभा का कार्यकाल देख लिया। अब हम देखते हैं योग्यताएं संसद के। संविधान के अनुच्छेद 84 में संसद की सदस्यता के संबंध में योग्यताओं का उल्लेख है। योग्यताओं में है वह भारत का नागरिक हो, और भारत का नागरिक होना चाहिए। राज्यसभा के लिए आयु है न्यूनतम 30 वर्ष और लोकसभा के लिए न्यूनतम आयु है वो 25 वर्ष, और संसद के द्वारा अन्य समय पर निर्धारित योग्यताएं हैं वो जो भी डिसाइड करेंगे वो उसमें शामिल होती जाएंगी। अब हम देखते हैं निर्वाचन में पहले राज्यसभा का निर्वाचन पे चर्चा करते हैं। राज्यसभा
का जो निर्वाचन है वो अप्रत्यक्ष रूप से होता है। राज्यसभा के सदस्यों है वो राज्य विधान मंडलों के सदस्यों के द्वारा चुनाव होता है। राज्यसभा के चुनाव हैं वो आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मतपत्ति के द्वारा होते हैं। आनुपातिक प्रतिनिधित्व का मतलब है हर मत का मूल्य हो, कोई मूल्य वेस्ट मतलब कोई मत है वो वेस्ट ना जाए, इस थीम के ऊपर आधारित है। और एक ही मत देगा एक कैंडिडेट, संक्रमण मतलब हस्तांतरित हो जाए। जैसे अभी ये कोविड में हमने देखा था ना, एक से दूसरे को हो जाता है, वैसे संक्रमण होगा, मतलब वो जो वोट है वो एक से दूसरे को हस्तांतरित हो पाएगा। इस विधि को अपनाया गया। इस विधि के अंदर हम डिटेल से देखें तो इसके जो चुनाव की टेक्निक है उसमें एक न्यूनतम मत कोटा प्राप्त करना होता है। न्यूनतम मत कोटे के अंदर सूत्र है, डाले गए वैध मतों की संख्या में भाग देना है निर्वाचित होने वाले सदस्यों की संख्या प्लस 1, जो आंसर आएगा उसमें 1 को ऐड करके। इसमें ये है कि अगर एक सीट से मतलब ज़्यादा अगर आपको सदस्य निर्वाचित करने हैं तो एक एमएलए के मत का मूल्य होगा 100। तो जैसे राजस्थान से उदाहरण से समझते हैं हम, राजस्थान में 200 विधानसभा सीटें हैं और एक एमएलए के मत का मूल्य कितना है, 100 है। तो इसका मतलब राजस्थान विधानमंडल जो विधानसभा है उसके मतों का मूल्य हो गया 20,000। अब सदस्यों के निर्वाचन के संबंध में हमारे जो लॉटरी में निर्धारित हुआ था 3-3-4, मतलब 3 मेंबर 1 साल, 3 फिर 4। तो मानना कि हमने 3 व्यक्तियों को चुनना है तो 3 + 1 4 हो जाएगा। 4 को 20,000 से डिवाइड करेंगे तो 5,000 + 1 5,001, क्योंकि मत का मूल्य 100 था तो इसका मतलब हुआ 51। अगर 3 जो एमपीज़ के लिए हमें राज्यसभा के एमपी के लिए चुनना है तो एक एमपी को 51 मत लाने होंगे, ये है उसके मत का मूल्य। और जिस व्यक्ति को 51 मत मिल जाएं, माना कि इलेक्शन हुए और उसके अंदर किसी को 51 मिल गए तो विजेता हो जाएगा। सपोज 51 नहीं मिले तो इसमें वो अपनी चॉइस देंगे, वरीयता देंगे मतदाता। तो जिसको सबसे कम मिलेगा उसको बाहर निकाल देंगे, उसके वोट उठाएंगे और उसमें उस वरीयता का निर्धारण किया जाएगा। फिर जैसे जो सेकंड चॉइस है उसको ऐड करके फिर वो न्यूनतम मत कोटा निकाला जाएगा। राज्यसभा के इलेक्शन के संबंध में जनप्रतिनिधि अधिनियम का जो संशोधन अधिनियम था 2003, उसमें खुला चुनाव पद्धति को अपनाया गया है। मतलब जो राज्यसभा के वोट हैं वो गुप्त मतपत्ति से नहीं होंगे, वरन वो अपने वोट को अपने पार्टी के एजेंट को दिखाएगा। ये सिर्फ जो आधिकारिक पार्टियां हैं उनके उम्मीदवारों के लिए है, निर्दलीय उम्मीदवारों पे ये व्यवस्था लागू नहीं होते। लोकसभा की बात करें तो लोकसभा में प्रत्यक्ष निर्वाचन है, इसमें गुप्त मतदान के द्वारा चुनाव होता है। जो भारत के वयस्क नागरिक हैं, मताधिकारी हैं, वो इसमें भाग लेते हैं। मूल संविधान में 21 वर्ष आयु थी, जिसको 61वें संविधान संशोधन 1989 के द्वारा चेंज करके 18 वर्ष कर दी गई है। 18 वर्ष पूर्ण कर चुका व्यक्ति जो मतदाता है वह इसमें भाग लेता है। और लोकसभा का जो चुनाव है वो एक मतलब भूभागीय प्रादेशिक निर्वाचन के आधार पर होता है। पूरे भारत को 543 निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा जाता है और वहाँ के नागरिक अपने क्षेत्र से एक प्रतिनिधि को चुनकर भेजते हैं। और इसमें विजेता की घोषणा है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट पद्धति, जिसको सर्वाधिक मत प्राप्त हुए हैं उसके द्वारा की जाती है। तो आज हमने संसद के इंट्रोडक्शन का अध्ययन किया। धन्यवाद।